गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैथमेटिक्स समझ आ रही है ना सबको। जैसे कि हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स इज़ ए लैंग्वेज। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। ये एक फेमस क्योट है जो विलियर्ड, एक फेमस मैथमेटिशियन विलियर्ड ने कही है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि हमें दो पर्सन हैं, एक पर्सन अगर दूसरी पर्सन को कुछ बोल रहा है तो कैसे समझ आएगा? लैंग्वेज के थ्रू ही ना। वो जो लैंग्वेज है दूसरे पर्सन को आनी चाहिए तभी ये समझ आएगा। वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है। जी कि हम मैथ में जो भी कुछ सीख रहे हैं, अगर हमें जो हम मैसेज दे रहा है मैथमेटिक्स में, हमें थ्योरम्स हो गई, कोई एग्जाम्पल्स हो गई, जो मैसेज वहाँ लिखा हुआ है वही अगर हम समझते हैं तो हमें समझ आएगा। मतलब वो एक लैंग्वेज हो गई एक टाइप की। जो हमें मैसेज दे रहा है वही हमें मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये सबको पता है ना क्या होता है। ये इस टाइप से डिफाइन होता है, एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 देन एक्स, व्हेन एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 देन माइनस ऑफ एक्स। जैसे कि एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स। अगर x नेगेटिव माइनस ए लिया हमने, माइनस ऑफ माइनस ए कितना आया? पॉजिटिव। और a तो हमारा पॉजिटिव होता था यहाँ। इसका मतलब x पॉजिटिव और पॉजिटिव, x नेगेटिव होने पर भी हमें पॉजिटिव टर्म ही मिलती है। -1 पे -1 का मोड हमें 1 मिलता है। यही होता है, नेगेटिव टर्म मिलने पर हमें पॉजिटिव टर्म ही मिलती है। मतलब अगर कोई भी नेगेटिव टर्म पुट करें हमें पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी। तो ये हमें क्या बताता है? स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव यूनिक सा लग रहा है ना कि हमें ये इतनी बड़ी बात सीखने को मिल रही है। वैसे सुना होगा कि हाँ सबसे ही कि नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सुनो, पॉजिटिव रहो। मतलब जैसे कि अगर कोई हम खुद ही सोच लेते हैं हमसे नहीं होगा, मेरे को मैथ समझ नहीं आ रही, मेरे को नहीं करनी। बट नहीं, हमें नेगेटिव नहीं, हमें तो पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे तभी तो अंदर से मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगी। वही है। अब इतना सा एग्जाम्पल हमें, मैथ्स का एग्जाम्पल हमें ये सिखा रहा है कि स्टे पॉजिटिव, कि हमें नेगेटिव चीज़ों को भी हमें पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव मिल जाएगा हमें। मतलब ये लैंग्वेज हुई ना एक टाइप की, कि जो हमें दिख रहा है लिखा हुआ वो हमें समझ आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। ओके, सो इसी बेस पे हम आगे कर चलते हैं। तो जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हमने 2 चैप्टर गए थे, एक फर्स्ट एंड नेक्स्ट थर्ड। लिमिट एंड कंटिन्यूटी देखी थी लास्ट चैप्टर में हमने। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी तो हमने पढ़ी है सबने, अब कल नहीं था, रियल एनालिसिस में पढ़ी है, वास्तविक विश्लेषण में। बट अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करेंगे। ओके, मतलब कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है हमारे। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन में हम चेंज देख रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है। वो फंक्शन है जैसे कि जो, अब डिफरेंशिएबिलिटी किसी एक पॉइंट पर भी हो सकती है, उस पूरे डोमेन पर भी हो सकती है। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता। यही बोलते हैं इसको हिंदी में। कि अब हम कॉम्प्लेक्स में बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। तो जैसे कि डेफिनेशन में हम लिखते हैं, सम्मिश्र तल के किसी प्रांत डी में, क्योंकि फंक्शन है तो उसका प्रांत भी होगा, डोमेन हमने लिया डी में, उस कोई प्रांत डी है उसमें एक फंक्शन क्या डिफाइन किया हमने? परिभाषित एकमानी फलन। अब देखो जो भी हम बात कर रहे हैं, लिमिट कंटिन्यूटी में भी हमने एकमानी फलन लिया था ना। कॉम्प्लेक्स में फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक या एकमानी या बहुमानी, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड। अब सिंगल वैल्यूड में मतलब एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, जेड की एक वैल्यू पर एक वैल्यू मिले। तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम एकमानी फलन लेते हैं। में परिभाषित एकमानी फलन f ऑफ जेड
डी, डोमेन लिया डी, उसके किसी बिंदु जेड नोट, कोई भी पॉइंट डोमेन का जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है। जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड अवकलनीय कहलाता है कब? यदि लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में डेल्टा जेड, वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, ये क्या हो? अद्वितीय रूप से विद्यमान हो या यूनिकली एग्जिस्ट हो। लिमिट तो हमने निकालनी सीखी थी ना लास्ट चैप्टर में। डन। या देखो क्या, अब कोई फंक्शन है हमारा f, हमें क्या निकालना है? अवकलनीय, ठीक है। अवकलनीय मतलब चेंज, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। डेल्टा जेड चेंज को ही दिखाता है ये, जो उसके अंदर चेंज होगा बिल्कुल थोड़ा सा। अगर माना हमने क्या देखना है, फंक्शन एफ ऑफ जेड नोट प्लस जेड डेल्टा जेड माइनस फंक्शन की जेड नोट पर वैल्यू डिवाइड्स डेल्टा जेड। अगर इस पूरे फंक्शन की जो ये वाली पूरी टर्म है, इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है कब? जब डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन f था ना, वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल जेड नोट पर। लिमिट एग्जिस्ट करना, हमने f की लिमिट एग्जिस्ट करना निकाल सीखा है, तो हम इस पूरे की लिमिट एग्जिस्ट निकाल सकते हैं। या नाम दे लो इसको, फंक्शन फाई ऑफ जेड दे दो। अपॉन में डेल्टा जेड। अब हमें निकालनी है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 फाई ऑफ जेड। अब इसकी लिमिट निकाल सकते हैं ना फंक्शन की किसी। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक लिमिट आ रही है, तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन जो f था, फाई की डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं, f की डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, f डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब डेल्टा जेड 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। इसका मतलब x अक्ष के अनुदिश y, कोई भी अक्ष के अनुदिश लें, कोई भी कर्व लें, वैल्यू सेम ही आनी चाहिए लिमिट की। मतलब जो हमारी ये लिमिट होगी वक्र पर डिपेंड नहीं करेगी, कर्व पे। क्या लिख सकते हैं? अर्थात उपयुक्त सीमा किसकी लिमिट? ये पूरी उपयुक्त सीमा डेल्टा जेड के शून्य को अग्रसर होने के वक्र पथ पर निर्भर नहीं करती, होने के वक्र पथ पर निर्भर नहीं हो। यही मतलब हुआ। मतलब कोई भी वैल्यू लें हम, लिमिट तो हमेशा हमें डिपेंड नहीं होनी चाहिए उस पर। लिमिट कोई भी कर्व लें सेम ही आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। यही होगा हमारा ये डिफरेंशिएट। जैसे हम रियल में करते थे डेफिनेशन, रियल में लिखते थे ना f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। अब यहाँ h की जगह क्या आ गया? डेल्टा जेड है। और जो ये लिमिट होती है ना पूरी, ये क्या होती है? डिफरेंशिएबिलिटी। इसको एफ डैश जेड नोट, एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में डेल्टा जेड। ये जो सीमा थी ना एफ ऑफ जेड की, जेड नोट पर अवकलज कहलाती है। जो ये लिमिट होती है, यूनिक लिमिट, अद्वितीय लिमिट, क्या होती है? एफ ऑफ जेड की जेड नोट पर अवकलज। जेड नोट पर अवकलज कहलाती है। के इसे किससे शो करते हैं? एफ डैश जेड नोट से। मतलब अब हमें कोई फंक्शन दिया हो, उसका हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, अवकलनीयता, तो हम इस पॉइंट, इसकी लिमिट निकालते हैं। ओके,
तो देखो जैसे कि हमने कंटिन्यूटी में किया था, लिमिट के लिए हमें लिमिट निकालनी होती थी अगर टेंड्स टू 0 की तरफ। जनरली हमने किया था ना एक्स एक्सिस की अनुदिश वाई एक्सिस की अनुदिश, वैसे ही ज़्यादातर जब भी हम डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 होगा ना तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब एक्स एक्स की अनुदिश एंड वाई एक्स की अनुदिश निकालेंगे। ओके, ये दोनों चीज़ करेंगे। अब देखो या तो ये डेफिनेशन या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। ये डेफिनेशन भी लगा सकते हैं इसकी जगह। कैसे? अगर हमने माना डेल्टा जेड है जेड माइनस जेड नोट, ओके, तो जेड नोट प्लस डेल्टा जेड कितना आया जेड। अब जेड नोट प्लस डेल्टा जेड की जगह रिप्लेस किया जेड माइनस एफ एफ जेड नोट। अब डेल्टा जेड की जगह रिप्लेस किया जेड माइनस जेड नोट, यही आ गया। अब डेल्टा जेड 0 की तरफ जाएगा तो जेड किसकी तरफ, जेड नोट की तरफ, वही हमने यहाँ लिखा है। तो ये हमारा या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जेड नोट पर, या हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखो जेड नोट कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है 1 2 3 0 -1 कुछ भी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है इवन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं। अगर जेड नोट हुआ हमारा 0 मतलब मूल बिंदु ओरिजन, तो एफ डैश 0 किसके इक्वल, लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0। अब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट की जगह 0, अब अपॉन में जेड नोट की जगह 0 मतलब जेड। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं मूल बिंदु पर। ओके, तो ये होगी हमारी मूल बिंदु पर लिमिट। डन। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब हमें देखना है एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में डेल्टा जेड की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर यूनिक लिमिट आती है तो जो लिमिट आएगी वही क्या होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। किस पॉइंट पर, जेड नोट पर। के अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई रिलेशन होता है क्या, रियल में पढ़ा होगा ना। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूज है तो हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस होगा। वैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, मतलब अवकलनीय है तो संतत्य होगा। बट अगर संतत्य है तो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। तो इसको देखे प्रूफ करना चाहिए अगर हम, तो ठीक है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम ही है, चैप्टर 4 की फर्स्ट थ्योरम। क्या है हमारी फर्स्ट थ्योरम, यदि एक फलन z इज इक्वल टू जेड नोट पर, फलन क्या लिया था हमने, एफ ऑफ जेड, z इज इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय है, मतलब डिफरेंशिएबल है, तो वहाँ सांतत्य होगा या कंटिन्यूस होगा, सांतत्य होगा, किंतु विलोम ट्रू नहीं है। विलोम सत्य नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूस नीड नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। डन। अब इसको प्रूफ देख लेते हैं हम इसका। देखो अगर हमने माना कोई फंक्शन था एफ ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। अब अवकलनीय है तो लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, मतलब एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ
जेड टेंस टू जेड नोट, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइड्स जेड माइनस जेड नोट, ये एग्जिस्ट करेगी। या डेल्टा जेड वाली डेफिनेशन लगा लो, या ये वाली, ये लिमिट परिमित रूप से एग्जिस्ट होगी। यही होती है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में। डन, इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। अब हम क्या देखते हैं, देखो अगर हमने एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लिया, ये टर्म, इसको अगर हम डिवाइड करें जेड माइनस जेड नोट से एंड मल्टीप्लाई करें जेड माइनस जेड नोट से, डन। अब लिमिट लगाएं अगर हम दोनों तरफ इसकी, जेड टेंस टू जेड नोट, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड नोट, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। देखो हमने किया था ना एफ जेड जी जेड की लिमिट किसके इक्वल, लिमिट ऑफ एफ जेड डॉट लिमिट ऑफ जी जेड। इस फंक्शन को एफ जेड माने पूरे को, इसको जी जेड, तो लिमिट भी अलग अलग अप्लाई हो सकती है। डॉट लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट, डन। लिमिट मतलब अप्लाई करें जेड टेंस टू जेड नोट पर। अब देखो इसको क्या होता है, इसकी वैल्यू एफ डैश जेड नोट, इसकी जगह हमने लिख दिया एफ डैश जेड नोट। अब गुना, अब देखो अगर हम जेड माइनस जेड नोट है, उसको क्या करना है, जेड को जेड नोट पर टर्न करवाना है। मतलब यहाँ जेड नोट माइनस जेड नोट कितना हुआ, 0। ये टर्म हमारी हो गई 0, ये टर्म 0, तो मतलब पूरा ही 0। तो हमारी लिमिट क्या आई। अब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ जेड माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड नोट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इक्वल 0 है, तो लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस। बट देखो ये फंक्शन था, उसके अंदर हमने जेड नोट पहले ही ऑलरेडी पुट कर रखा है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ ना। जेड नोट को कोई एक पॉइंट है 1 2 3 या कुछ भी, अब कांस्टेंट की लिमिट तो वही आती है, तो ये कितना हुआ एफ ऑफ जेड नोट। मतलब अब ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं है, कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड की लिमिट जेड नोट पर अगर जेड नोट की वैल्यू के इक्वल आए तो क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस। इसका मतलब एफ क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है जेड इज इक्वल टू 0 पर, या संतत है। डन। अब हमने देख लिया अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। डन। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर उनको सेपरेट कर दिया, तो हो गया सॉल्व। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स या विलोमत, कन्वर्स ट्रू होना आवश्यक नहीं है या सत्य होना आवश्यक नहीं है। कन्वर्स क्या, अगर कंटिन्यूटी है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। इसके लिए हम आगे एग्जांपल देख लेंगे, काउंटर एग्जांपल कि कन्वर्स के लिए क्या होगा। डन। अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देख ली, अब हम उस डेफिनेशन के बेस पे एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जांपल हम करेंगे उतनी ही डेफिनेशन हमें क्लियर होगी। ये तो है ना, इसी कंटिन्यूटी की डिफरेंस एग्जांपल्स देखे थे लिमिट के। किसी ने एक्सरसाइज वाले ट्राई किए थे क्या क्वेश्चन? नहीं किए होंगे मेरे को लगता है किसी ने भी, क्योंकि ट्राई करोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी क्वेश्चंस पे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। उसके अंदर हो सकता है कोई नई चीज़ आई हो जो एग्जाम्पल्स में ना आई हो। ओके,
So, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है? एग्जाम्पल फर्स्ट डिफरेंशियबिलिटी का एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर एन। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें ये दिखाना है, इसका दिखाने की डिफरेंशिएबल होगा बट प्रत्येक बिंदु पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले एफ डैश जेड निकालना है। अगर क्या डेफिनेशन थी हमारी, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। यही अब आप सोच रहे होगे हमने तो यहाँ जेड नोट लिखा था, बट अब यहाँ पर तो हमें कोई भी हर पॉइंट पर दिखाना है ना अवकलनीय है। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कोई एक जेड नोट फिक्स पॉइंट पर नहीं, सब पे दिखाना है। तो हमने उसको जेड ही ले लिया, या लिख लो जेड नोट फॉर ऑल जेड नोट। इसलिए हमने ले लिया लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। डन। अब लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, मतलब फंक्शन के अंदर जेड की जगह रिप्लेस करना है जेड प्लस डेल्टा जेड की होल रेज टू पावर एन। एफ ऑफ जेड जेड रेज टू पावर एन अपॉन में डेल्टा जेड, यही होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है ना, उसमें 2-3 थ्योरम थी, जैसे कि अगर एक्स प्लस वाई की होल रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन करना है हमें, क्या होता था, एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन एक्स रेज टू पावर एन वाई। ये फिर उसकी जैसे इसकी पावर कम कर रहे हैं तो इसकी पावर 1 बढ़ा रहे हैं, फिर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 एक्स रेज टू पावर, फिर 2 पावर कम करी तो इसकी 2 पावर बढ़ाई, फिर इसकी बिल्कुल ही माइनस, मतलब ऐसे लिख देंगे अगर एन तक पावर जाएगी, इसकी पावर बिल्कुल पाई रेज टू पावर एन। डन। तो इसी का हम यूज करते हैं, इसी एक्सपेंशन का। क्या होगा ये, अब इसका एक्सपेंशन अगर हमने करा x प्लस वाई के होल रेज टू पावर एन, एक्स इसको y, मतलब रियल के लिए नहीं कॉम्प्लेक्स के लिए भी यही एक्सपेंशन होगा। x इसको z रेज टू पावर n प्लस n, इसकी पावर 1 कम, इसकी पावर 1, फिर n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2, इसकी पावर 2 कम, एंड फिर इसकी पावर करी प्लस डेल्टा जेड की होल रेज टू पावर n, यही होगा एक्सपेंशन, माइनस जेड रेज टू पावर n अपॉन में डेल्टा जेड। देन अब देखो ये डेल्टा जेड रेज टू पावर n से जेड रेज टू पावर n कैंसिल हो रहा है ना टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म, क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास टर्म आ रही है प्लस n इंटू एन माइनस 1 तो डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड की होल रेज टू पावर n। डन। एंड अपॉन में क्या था हमारा डेल्टा जेड। अब देखो डेल्टा जेड इसमें भी है, इसमें भी, सभी टर्म में है, और अपॉन में कैंसिल कर सकते हैं,
कैंसिल करने पर कितना आएगा, एन जेड रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ से जेड रेज टू एन माइनस टू, यहाँ पे स्क्वेयर था, एक कैंसिल होके एक बचेगा, एन था एन माइनस वन तक बच जाएगा, एन माइनस वन, ये टर्म आ गई। अब देखो, अब हमें इस टर्म का पूरे की लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने का मतलब इस पे डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, इस पे सब पे। अब इसके अंदर डेल्टा जेड है, अगर डेल्टा जेड जीरो की तरफ जा रहा है मतलब ये टर्म जीरो, डेल्टा जेड की जगह जीरो, मतलब हमारी ये टर्म प्रोडक्ट में था ना ये डेल्टा जेड, तो ये टर्म जीरो, जिस सब में डेल्टा जेड है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारी जीरो। बट बचेगी क्या टर्म, अब देखो डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, यहाँ डेल्टा जेड है ही नहीं, तो ये टर्म लिमिट अप्लाई करने पे तो एज इट इज़ बचेगी। तो कितनी आई हमारी, एन इंटू में जेड रेज टू पावर एन माइनस वन, किसकी, एफ डैश जेड की वैल्यू आई हमारी, मतलब जो इसकी लिमिट आई ये लिमिट आई। अब हमें देखना था लिमिट यूनिक होनी चाहिए, यूनिकली एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब देखो एन की वैल्यू फिक्स है, अब जेड की वैल्यू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मिल जाएगा ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे तो नहीं है कि अलग अलग के लिए अलग अलग, हाँ वो ठीक है, जेड की वैल्यू अलग रखेंगे तब अलग मिलेगा। बट अगर हम जैसे कि अगर इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो जेड की वैल्यू तो वही मिलेगी ना, अलग अलग थोड़ी ना आ रही है, यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है ना ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है, यूनिकली एग्जिस्ट। तो क्या हो गया, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या आई, एन जेड रेज टू पावर एन माइनस वन, बस ऐसे लिख सकते हैं ना एफ डैश जेड को डी बाई डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में अवकलनीय कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में अवकलनीय है, तो कितनी आई, एन इंटू में जेड रेज टू पावर एन माइनस वन, एफ ऑफ जेड क्या था यहाँ पर, जेड रेज टू पावर एन, जेड रेज टू पावर एन का अवकलन कितना हुआ, एन इंटू जेड रेज टू पावर एन माइनस वन। अब हमने रियल में भी तो वैसे यही करा था, एक्स रेज टू पावर एन का एन इंटू में एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, रियल में भी यही होता था, बट कॉम्प्लेक्स में भी यही हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबल यही हो रहा है। ओके, मतलब हो सकता चेंज हो बट यहाँ नहीं हो रहा, वही आ रहा है। डन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। वही डेफिनेशन अप्लाई करी है हमने अवकलनीय की डेफिनेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर उसको सोल्व कर दिया। अब डेल्टा जेड लिमिट जीरो जा रही है तो ये सारी टर्म जीरो हो गई, बच्ची फर्स्ट टर्म। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें देखना है हमारा एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। ये देखना है हमें, ये कह रहे हैं किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, ये तो जेड बार था ना, किसी भी पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। तो देखते हैं हम एफ डैश जेड कितना, डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ मतलब कोई भी पॉइंट है, सभी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, तो वही जेड लिख लिया हमने, माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड, कितना आया ये, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड मतलब इसका होल कंजुगेट माइनस जेड कंजुगेट अपॉन में डेल्टा जेड। इसको क्या लिख सकते हैं, जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड, कैंसिल हुआ, अल्टीमेटली हमारे पास मिला क्या, लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, डेल्टा जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड, यही मिला हमें। अब देखो इसको हम जैसे कि अगर जेड हमारा था एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल्टा जेड को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब डेल्टा जेड बार
देखो आयोटा को रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा कॉन्जुगेट कर रहे हैं, यही होगा। तो यहाँ पे क्या टर्म आ गई हमारी ये डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। डन। अब यहाँ डेल्टा जेड जीरो की तरफ जा रहा था, अगर ये टर्म जीरो की तरफ जा रही है इसका मतलब डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जेड का फंक्शन था ये पूरा, तो जेड की लिमिट, डेल्टा जेड की लिमिट, अब यहाँ एक्स एंड वाई का फंक्शन है तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, यही होगा। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। देखो अब यहाँ पर केस बनता है, केस फर्स्ट, जब अब देखो हमें डेल्टा जेड जीरो की तरफ जाना है, दो केस होते हैं ना, या तो इस अक्ष से जाएं या इस अक्ष से। अब अगर एक्स अक्ष के अनुदिश जाएंगे जब डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर हो, अब एक्स अक्ष के अनुदिश पहले भी हमने देखा था, जैसे अगर एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं तो क्या होगा, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो आपको होगे कि नहीं, एक्स अक्ष के अनुदिश तो वाई जीरो होता है, एक्स की वैल्यू जीरो थोड़ी होती है। हाँ, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, बट हम क्या देख रहे हैं, एक्स के अक्ष के अनुदिश जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या था, एक्स में जो चेंज होगा वही है ना। अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं तो लिमिट जो हमारी चेंज डेल्टा एक्स के अंदर चेंज होगा वो भी तो जीरो की तरफ ही जाएगा, एक्स के अंदर चेंज ही भी, जब पूरे जेड के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो एक्स के अंदर चेंज भी कैसे होगा, वो भी बिल्कुल जीरो की तरफ। अगर यहाँ वाई होता ना तब हम कहते जीरो की तरफ, बट डेल्टा वाई के लिए नहीं कहेंगे, डेल्टा एक्स के लिए कहेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स के अंदर चेंज होता है ना। अब देखो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तब क्या मिला हमें, अब देखो लिमिट क्या हुई हमारी यहाँ पे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर ये होता या ये होता, बट अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स जीरो की तरफ, मतलब जीरो, माइनस ऑफ आयोटा डेल्टा वाई अपॉन में जीरो प्लस आयोटा डेल्टा वाई, यही होगा। और डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। अब इसको ना लिखना चाहो तो हटा ही दो, क्योंकि डेल्टा एक्स तो हमारा पहले ही जीरो हो गया। देखो क्या मतलब हुआ, डेल्टा जेड जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं हम जीरो की तरफ, एक्स अक्ष के अनुदिश अग्रसर होते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य को अग्रसर हो रहे हैं, शून्य को अग्रसर होते हैं। अगर एक्स अक्ष के अनुदिश जीरो की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब जो एक्स के अंदर बिल्कुल चेंज था वो जीरो की तरफ, तो डेल्टा एक्स जीरो की तरफ। अब यहाँ पे हमने लिख दिया डेल्टा एक्स के जगह जीरो पुट हो गया। अब वाई के अंदर तो हमें पता नहीं ना कितना आएगा, वाई की लिमिट तो अभी हमें लगानी है। अब कितना हुआ ये जीरो, मतलब आयोटा डेल्टा वाई अपॉन में आयोटा डेल्टा वाई, लिमिट डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल, कितना बचा आयोटा से आयोटा, मतलब -1। अब केस सेकंड देखें, अगर हमें देखना है अगर डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, वाई अक्ष के अनुदिश शून्य को अग्रसर होता है, मतलब वाई अक्ष के अनुदिश जीरो की तरफ जा रहा है। अब वाई अक्ष के अनुदिश जा रहा है तो क्या होगा, डेल्टा वाई जीरो, क्योंकि अगर वाई अक्ष के अनुदिश जा रहा है यहाँ से तो वाई के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ना के बराबर चेंज, मतलब डेल्टा वाई जीरो। अब एफ डैश जेड इज इक्वल टू
क्या था लिमिट, अब डेल्टा वाई 0 हो गया तो क्या बचा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1, 1 की लिमिट तो 1 कांस्टेंट, यहाँ भी वही होएगा, हमने यहाँ भी किया तो यही है, कैंसिल हो गया, फिर कांस्टेंट की लिमिट तो वही आती है -1। अब देखो अगर x अक्ष की अनुदिश जा रही थी तो -1, y अक्ष की अनुदिश तो 1 आ गई, मतलब जो हमारी लिमिट थी इस फंक्शन की ये तो पथ पर डिपेंड कर गई, कर्व की अनुदिश 1 और -1 अलग अलग आ गई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। इन दोनों से लिमिट पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर कर रही है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, यूनिकली एग्जिस्ट नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं है। एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, या किसी भी बिंदु पर एफ ऑफ जेड था जो हमारा किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। बीच में एक आधी लाइन इंग्लिश में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इनफैक्ट इंग्लिश ही इम्प्रूव होगी आपकी भी। ओके, सो हो गया हमारा ये एफ ऑफ जेड, जो जेड बार था हमारा फंक्शन जेड कॉन्जुगेट, ये हमारा अवकलनीय नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे, उसके लिए दो अलग अलग लिमिट आई, अलग अलग पथ के अनुदिश, बट अलग अलग पथ की अनुदिश अलग अलग नहीं आनी चाहिए, सेम ही लिमिट आनी चाहिए। इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो जो हमारा फंक्शन था वो अवकलनीय नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर, यही होगा ना। सो आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा एंड उसके तो एग्जाम्पल्स देखे। सो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।